This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। Kedna Pharmaceuticals present Craze, instant energizer with vitamin C and zinc. No need to add sugar to the orange flavored instant energizer Craze. चुस्ती फुर्ती का एक instant shot. Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की biggest, most advanced and high-tech laboratory. सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, multi-slice CT scan with CG angio 3D और 4D sonography, Harmonium Lab की जांचें fully automatic analyzer पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष मित्तल, जो कि हैं न्यूबॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट। अभी तक हमने जाना उसके बाद कि न्यूबॉर्न बेबीज की क्या क्या समस्याएं होती हैं, निमोनिया, पीलिया के बारे में। अब हम जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को कितने कितने समय में नहलाना चाहिए, क्योंकि लोगों की मान्यता है, डॉक्टर साहब बात करें कि लोगों की मान्यता है कि सर्दियों में नहीं नहलाना चाहिए, तो लोग बहुत टाइम तक बच्चों को नहीं नहलाते हैं, और गर्मियों में डेली नहलाना चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन। ये क्या मान्यता है, ऐसा बच्चों की बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है इसका? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट हम यूजुअली, मैं अपनी प्रैक्टिस में जो एडवाइस करता हूँ कि एक बार जब बच्चा पैदा होता है तो आपने जैसे देखा होगा कि उसका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिसको हम क्लैम्प करते हैं, जो कि मदर से बेबी का कनेक्शन होता है। मैं अपनी ओपीडी में यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि जब तक कि वो कनेक्शन टूट के अलग नहीं हो जाए तब तक हम बच्चे को अवॉइड करते हैं कि उसको मत नहलाइए, बिकॉज अगर आप नहलाएंगे या उसमें कुछ मालिश करेंगे या तेल लगाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस होती हैं, जो कि बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। बट एक बार वो टूट जाए, वहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। एज़ फार एज़ कि डेली नहलाना है या एक दिन छोड़ के, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट और आपके मौसम का हाल देख के। अगर गर्मी है आप डेली नहला सकते हैं, अगर ठंड है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन। बट एज सच कोई रिकमेंडेशन या कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको कितने टाइम पे नहलाना चाहिए। डॉक्टर, बात कर रहे से बच्चों को अगर वेंटिलेटर पे रखते हैं तो ऐसा मान्यता है, लोग मानते हैं कि उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, उनके इन्फेक्शन परमानेंट रह जाता है, क्या ये सही है? जी, आज से करीब 10 साल पहले ये ज़रूर लोगों में धारणा थी कि एक बार अगर छोटे बच्चे को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं या वेंटिलेटर के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में या स्पेशली लंग्स में लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है और वेंटिलेटर स्ट्रैटेजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये बिल्कुल गलत है। हम और वैसे भी हम लोग अगर किसी बच्चे को वेंटिलेटर पर रखते हैं या वेंटिलेशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम करते हैं। और मेरे पर्सनल फॉलोअप में इतने बच्चे हैं जो अपने न्यूबॉर्न पीरियड में वेंटिलेटर पे आए थे एंड दे आर डूइंग फाइन। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद बच्चे के आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाता या उसकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है या आगे चल के वो किसी बीमारी के लिए प्रीडिस्पोज होता है। जिस तरह मतलब उनकी आंखों में भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता? जी नहीं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ बच्चों के घर में कभी भी चश्मा नहीं लगा, लेकिन ऐसा उनके अकेले बच्चों के लग गया तो बोलते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे रखा था। तो देखिए, वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना छोटा पैदा हुआ था और उसका इंटेंसिव कोर्स कितना था। हाँ, अगर बच्चा 28-29 हफ्ते पे पैदा हुआ था तो चांसेस है कि उसको आगे चल के चश्मा लगेगा, बिकॉज उसके आइज़ का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अगर 36-37 हफ्ते पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको किसी वजह से हमने वेंटिलेटर पर रखा है, तो उसका विजन से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक तरह का मिथ हो गया ये कि जो बच्चे वेंटिलेटर पे हैं उनको चश्मा लगता है, उनके लंग्स खराब होता है, ऐसा कुछ ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात करें बर्थ डिफेक्ट की। जैसे हमने पहले बात करा, कुछ लोग मानसिक तौर पे कुछ बच्चे अस्वस्थ होते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं। जैसे कईयों का होंठ कटा हुआ होता है, कईयों के एक पैर नहीं होते हैं। क्या सोनोग्राफी में इसी चीज पता लग जाती है? जी बिल्कुल। अगर एक प्रेगनेंसी के दौरान अगर सेकंड ट्राइमेस्टर पे एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको हम एनोमली स्कैन बोलते हैं, और वो बेसिकली कराया ही इसीलिए जाता है कि देखने के लिए कि बच्चे का डेवलपमेंट सही है या नहीं है, या बच्चे को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसका आगे चल के उसकी लाइफ पे कोई इम्प्लीकेशन पड़ता है। अगर उसको कोई ऐसी बीमारी निकल के आती है कि मान लीजिए उसका एक हाथ नहीं है या उसका दिल प्रॉपर नहीं बना हुआ है या उसके फेफड़े प्रॉपर नहीं बने हुए हैं या उसकी किडनी प्रॉपर नहीं बनी हुई है, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके वो दे कैन गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। बट सोनोग्राफी से ये चीज़ आराम से डायग्नोज हो जाती है। एंड जो स्मॉल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि होंठ नहीं बना है या कुछ, तो इनका सर्जिकल करेक्शन भी पॉसिबल है। और एक बार जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद टाइम के हिसाब से उनका सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल है, उनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है सिटी हेल्थ में। बताएं आपका सवाल।
हेलो जी मैडम, मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी है। जैसे बच्चा मिट्टी खाता है और लगातार कमजोर हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या उपाय? मिट्टी छोटा बच्चा है, करीब 1-1.5 साल का, वो मिट्टी खाता है और लगातार उसके बॉडी नहीं बन पा रही है डॉक्टर साहब। जी, आज से पहले ये कहा जाता था कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, बट आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि मिट्टी खाना एक तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये केवल पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी होती है, उनकी काउंसलिंग होती है और उनका एक अपने बच्चे के प्रति लगाव होता है। एक स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो बच्चे इनसिक्योर होते हैं या जिनको माँ बाप का अफेक्शन नहीं मिलता है वो मिट्टी खाते हैं। बट हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो, जैसे कि आयरन की दवाई देने से मिट्टी खाने का इंसिडेंस कम हो जाता है। पेट में कीड़े होने की वजह से भी बच्चा मिट्टी खाता है। डॉक्टर साहब, मैंने क्या है, बच्चे को जेकेलॉन दिखाया था। हेलो जी जी जी, मैंने जेकेलॉन दिखाया था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने आयरन की और ये कैल्शियम वगैरह की दवाई ली, लेकिन उनसे प्रॉब्लम ये है कि जैसे उन दवाइयों को देते हैं तो लूज मोशन और उल्टे तकलीफ ज्यादा हो जाती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आयरन देने के बाद कुछ बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, कुछ बच्चों को कब्जी हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली आयरन ही एक ऐसी दवाई है जो बच्चे को मिट्टी खाने में हेल्प कर सकती है। दूसरा, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स किसी बच्चे को मिट्टी खाते हुए देख लें तो उसके मारे नहीं, क्योंकि ये देखा गया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं या उनको डांटते हैं तो बच्चा इनसिक्योर होता है और चोरी चुपचाप और मिट्टी खाता है। तो आप एक उसको पॉजिटिव काउंसलिंग करिए, उसको रीएश्योर करिए, उनको एक डायरी बना के दीजिए कि बेटा अगर तुम 7 दिन तक मिट्टी नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, तुम 15 दिन तक मिट्टी नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। इस तरह से आपको एक पॉजिटिव काउंसलिंग करनी होगी बच्चे की। डॉक्टर साहब, ग्रोथ में जो बच्चे की ग्रोथ में जो कमी है उसका भी यही कारण है या कोई बिल्कुल, दूसरा ये cause हो सकता है? एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें और भी कारण हो सकते हैं। वो एक बच्चे को एग्जामिनेशन करके और उसके टेस्ट करके ही पता चलेगा कि क्या रीज़न है। बट हाँ, मिट्टी खाना भी एक रीज़न हो सकता है जिससे बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद और आशा है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बर्थ डिफेक्ट के बारे में। जैसे आपने बताया कि ये पता लग जाता है, कुछ क्यूरेबल होता है, कुछ नहीं। जैसे सोनोग्राफी हमने करवाई और हमें पता लग गया कि बच्चे में डिफेक्ट है, तो उस समय बच्चा काफी डेवलप स्टेज में होता है, तो क्या किसी दवाई या मेडिसिन से उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं बढ़ाया जा सकता? नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे की बनावट में अगर कोई ऑर्गन नहीं है या कोई ऑर्गन गलत बना हुआ है तो कोई मेडिसिन से आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप एक बार बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जरूर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, और बाकी अगर कोई ऑर्गन प्रॉपर नहीं बना हुआ है तो उसका ओनली सोल्यूशन इज सर्जिकल करेक्शन। जी, अब डॉक्टर बात करें, जैसे बच्चों के पैदा हुए बच्चों की जस्ट आई प्रॉब्लम बहुत होती है, उनके आंखों में से पानी आना, बहुत गीड बनना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई अब। तो क्या इसका रीजन क्या है, उसका उपचार क्या कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास ऑन एन एवरेज ओपीडी में रोज 10 से 20 पेरेंट्स यही प्रॉब्लम लेके आते हैं। अगर आप आंखों की बनावट देखें और अगर आप अपनी आंखों की नीचे वाली पुतली देखें तो नाक के पास नीचे वाली पलक पे एक छेद होता है। अगर आप अपने आंखों को गौर से देखें शीशे में तो आपको दिखेगा, और ये जो छेद होता है ये नाक के थ्रू में खुलता है और ये फाइनली गले में जाके खुलता है। न्यूबॉर्न बेबीज में ये जो रास्ता होता है ये यूजुअली बंद होता है, जिसकी वजह से बच्चे के जो आंसू होते हैं वो इस छेद के थ्रू नाक से होते हुए गले में नहीं जा पाते हैं और वो आंसू बाहर निकलते रहते हैं, जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं। और वही आंसू जब कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं और वो इवापोरेट होते हैं तो वो एक गंदगी या डिस्चार्ज बना लेते हैं, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में गीड़ बोलते हैं। तो इसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसका हम केवल वेट एंड वॉच करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 महीने पे जब ये रास्ता खुल जाता है तो ये आंसू आने बंद हो जाते हैं। कुछ आई एक्सरसाइजेस जरूर एडवाइस की गई हैं कि आप ऊपर वाली पलक पे प्रेशर डालते हुए नीचे वाली पलक की तरफ लेके आएँ, उससे उम्मीद करते हैं कि ये रास्ता खुल जाए और यूजुअली 4 से 6 महीने के बाद ये डिस्चार्ज आना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। अब बात करें न्यूबॉर्न बेबी के वेट के बारे में, कुछ अंडर वेट होते हैं, कुछ ओवर वेट होता है, तो उसका क्या रीजन होता है? अंडर वेट वालों को क्या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आगे जाके, कोई डिजीज से रिलेटेड? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो बच्चे अंडर वेट पैदा होते हैं हम उनको मेडिकल लैंग्वेज में IUGR बेबीज़ या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज़ बोलते हैं। पहले तो हमें ये देखना होता है कि इन बच्चों का वजन क्यों नहीं बढ़ा। नॉर्मली जो हम उम्मीद करते हैं कि एक बच्चा माँ के पेट में पूरी तरह से विकसित हो रहा है तो उसका 9 महीने की प्रेगनेंसी पर उसका वजन समवेयर बिटवीन 2.7 से 3 किलोज के बीच में होना चाहिए, पर कई बार देखा गया कि बच्चे सर सॉरी, हम इस बारे में आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, बताएं आपका नाम। जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है मैम।
मनीष जी, सिटी हेल्थ में आपका स्वागत है। अब आप अपना सवाल बताएं। मैम मेरा सवाल ये है, मेरा बच्चा अभी 2 महीने का पूरा हुआ है जी और मैं उसे निमोकोकल के लिए वैक्सीनेशन कराना तो मैं यही जानना चाहता था कौन सा अवेलेबल वैक्सीन है जिसके लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जी मनीष जी, न्यूमोकोकल निमोनिया जो है एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है और उसके प्रिवेंशन के लिए मार्केट में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक वैक्सीन जिसको हम PCV10 वैक्सीन बोलते हैं और एक वैक्सीन है जिसको हम PCV13 वैक्सीन बोलते हैं। PCV10 जो है वो न्यूमोकोकाई के 10 वैरायटी से बचाती है और PCV13 जो है वो न्यूमोकोकस के 13 वैरायटी से बचाती है। आप जो भी लेना चाहें वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, पर मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप PCV13 वैक्सीन को जाएंगे तो आपको ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा अपने बच्चे को। और ये हर एक महीने पे 3 बार लगेंगे और सेकंड ईयर में 1 बार और लगेगा। टोटल 4 डोजेज होंगी इस वैक्सीन की। ठीक है सर। मनीष जी, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका और आशा है कि आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर, अब बात करते हैं, आपको उस समय इंटरप्ट किया हमने। हम बात कर रहे थे बच्चे की जो ये प्रॉब्लम चलती रहती है, पानी आना आंखों में से, या इनके बारे में, इनका आगे हम आपके क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया था, आंखों से पानी आना कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें केवल वेट एंड वॉच करना होता है और जैसे मैंने आपको आई एक्सरसाइजेस बताई थी वो एक्सरसाइजेस करते हैं। यूजुअली देखा गया कि 3 से 4 महीने पे आते आते ये रास्ता खुल जाता है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज आना बंद हो जाता है। जी, अब बात करें, लूज मोशन बच्चों के रहते हैं, अगर उनके लूज मोशन चल रहे हैं तो ग्रैब वाटर मतलब घुट्टी दे देते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? और न्यूबॉर्न बेबीज के लूज मोशन का प्रॉब्लम इतना क्यों रहता है? जी, ये भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है या धारणा है जो हमारी सोसाइटी में है कि न्यूबॉर्न बच्चों को अगर हम घुट्टी नहीं पिलाएंगे या कुछ अजवाइन का पानी नहीं पिलाएंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा, उनको लूज मोशंस होंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली मदर के फीड पे होते हैं वो बच्चे ऑन एन एवरेज एक दिन में 25 से 30 बार मोशंस कर सकते हैं। और अगर आप उन मोशंस को ध्यान से देखेंगे तो वो पिचकारी की तरह होते हैं और दही की तरह फटे फटे रंग के होते हैं जिसमें गोल्डन कलर के पार्टिकल्स पड़े होते हैं, जिनको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बीज वाली पॉटी। तो इस तरह की पॉटी आना टोटली नॉर्मल बात होती है। इसके लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं। हम केवल पेरेंट्स को रीअश्योर करते हैं और इस तरह की पॉटी 1.5 से 2 महीने में आके अपने आप बंद हो जाती हैं। और मैं आप लोग आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप प्लीज़ कोई घुट्टी या कोई अजवाइन का पानी या कोई मेडिसिन ना दें, बिकॉज ये एक टोटली नॉर्मल चीज़ है ये। जी, अब बात करें माँ के दूध के बारे में। फीडिंग अगर माँ करवा रही है, उसके अलावा हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? 6 महीने तक माँ को दूध पिलाना बहुत अनिवार्य है एक तरह से, उससे बच्चे का ग्रोथ भी सही रहता है। लेकिन समहाउ अगर वो नहीं हो पा रहा, माँ का फीडिंग नहीं करवा पा रही, तो उसके अलावा क्या फीडिंग हम करवा सकते हैं बच्चे को? देखिए, एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको माँ के दूध से डिप्राइव ना किया जाए और वो एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे ही हो। माँ का दूध एक नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, ये सब जानते हैं। बट हमारी सोसाइटी में अलग से फिर भी एक मिसकंसेप्शन है कि गाय का दूध पिलाना चाहिए, बकरी का दूध पिलाना चाहिए। ये टोटली गलत है, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बेस्ट इस माँ का दूध। एंड अगर किसी सर्कमस्टांसेस में अगर मदर का फीड अवेलेबल नहीं है तो जो दूसरा ऑप्शन है वो पाउडर्ड फार्मूलाज हैं जो अवेलेबल हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता बिकॉज IMS एक्ट के से बंधे हुए हैं हम लोग। बट हाँ, मदर फीड फॉलोड बाय एनी फार्मूला फीड, बट किसी भी कीमत पे गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं। अगर माँ का दूध नहीं पिला पा रहे तो उससे बच्चे को क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? देखिए, मदर फीड इज़ द मोस्ट नेचुरल एंड मोस्ट यूजफुल फीड फॉर द बेबी, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। अगर आप माँ के दूध के बजाय किसी और दूध पे पिलाते हैं बच्चे को तो नेचुरल सी बात है आप इसको बॉटल के थ्रू पिलाएंगे। बॉटल से दूध पिलाना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है जो आगे चल के बच्चे को लूज मोशन, कान का इन्फेक्शन, एलर्जीज़ की तरफ प्री डिस्पोज करता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। ठीक है, अब डॉक्टर बात करें अपन वापस निमोनिया के ऊपर जाता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड निमोनिया डे था 12 तारीख को। तो ये किस मतलब होता है और किस क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? जी, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो छोटे बच्चे जिनमें इम्यूनिटी कम है, जो ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, जो डे स्कॉलर्स हैं या जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जिनके घर में अगर पेरेंट्स स्मोक करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या जो बच्चे जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उन केसेस में ये निमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जी, अब बात करें कि आपके किस किस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है निमोनिया? बच्चों के ऊपर, जैसे पीलिया के ऊपर आपने बताया कि किसी तरह से डॉक्टर साहब
मतलब हार्म नहीं करता आपके किसी भी ऑर्गन पे, लेकिन निमोनिया किस किस चीज़ पे आपको हार्म कर सकता है बच्चे को? देखिए, निमोनिया बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन है। इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो लंग्स में होता है, और एक बार ये जब लंग्स इन्फेक्ट होती हैं तो जैसा आप सब जानते हैं कि लंग्स का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और एक बार अगर लंग्स इन्फेक्ट हो जाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बाकी सिस्टम्स भी अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है या वो कीटाणु ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो मेनिंजाइटिस होती है, जिसकी वजह से दौरे आ सकते हैं बच्चे को। अगर मान लीजिए वही कीटाणु किसी और ऑर्गन में इन्फेक्ट कर जाते हैं तो उसको जनरलाइज सेप्टिसीमिया हो सकता है, और भी मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, जो कि इस बीमारी का एडवांस स्टेज है। अब बात करें बच्चों की, मतलब फीट्स आना, कुछ न्यूबॉर्न बेबीज को जैसे देखा जाता है या बोला जाता है कि फीट्स आ रहा है, या ये मिथ है या सच में उनको फीट्स आते हैं? नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। न्यूबॉर्न पीरियड में भी बच्चों को दौरे आते हैं जिनको हम फिट्स बोलते हैं, और ये इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को माँ के पेट के अंदर भी दौरे आते हैं, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है कि जब बच्चा पैदा होती है अगर वो नहीं रो पाता है किसी कारणवश, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको ब्रेन को डैमेज होता है और बच्चों को दौरे आने की संभावना होती है। कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि मतलब कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, शरीर में किसी एंजाइम की कमी, ब्रेन में ब्लड वेसल्स का फट जाना जिससे ब्लीडिंग हो जाती है, और इस तरह से। अगर ब्रेन में जैसे ऑक्सीजन कम है और हमें बच्चे को फीट्स आ रहे हैं तो उस समय क्या उपचार रहता है बच्चे का? देखिए, फिट्स एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और बेस्ट इसका उपचार है कि आप जो भी आपके पास नियर बाय हॉस्पिटल है आप इसको बच्चे को लेके जाएं, क्योंकि आप इसका उपचार खुद अपने हाथ से घर पर नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अब बात करें डॉक्टर साहब ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में, तो ये क्या बीमारी है, क्या समस्या है बच्चों के अंदर ये? देखिए, ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब होता है कि बच्चा अपने पोटेंशियल तक ग्रो नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूजुअली 9 महीने की प्रेगनेंसी पे बच्चे का वजन हम 2.25 से 3 किलो तक मान के चलते हैं, और अगर किसी बच्चे का वजन कम होता है और चार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि 2 स्टैंडर्ड डिवीजन से कम है तो हम उसको ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है कि माँ से बच्चे को भरपेट नाल के थ्रू आहार नहीं मिल पाया, या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, या मदर खुद ही एनीमिक है, मदर खुद पतली दुबली है, उसने प्रेगनेंसी के टाइम पे ढंग से खाना नहीं खाया है, उसने अपने चेकअप्स नहीं कराए हैं, उस वजह से बच्चे ग्रोथ रिटार्डेड होते हैं। डॉक्टर साहब अभी हम माफी चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, आपका नाम? जी मैम, मैं अजय बोल रहा हूँ। मेरे को डॉक्टर साहब से कुछ डाउट्स क्लियर करने थे। जी अजय बताएं। मैम, मेरे वाइफ के अभी वो उसमें चल रही हैं, प्रेग्नेंट है, तो उनको अभी उनकी चेकअप हुई थी, उनके थोड़ा पेन वगैरह ज़्यादा हो गया था और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आई थी, तो उसके लिए डॉक्टर ने यूँ बोला है कि हो सकता है ये शायद प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए और इनको क्यूबेटर में रखना पड़े बच्चे को। तो अब मैम हमारे क्या थोड़ा एक कुछ झिझक सी है कि भाई इतना छोटा बच्चा है, उसमें क्यूबेटर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस पे मैं थोड़ा डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि हम ताकि मतलब इसका क्या पूरा क्या प्रोसेस क्या होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी में, क्या बच्चे को क्या 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 होता है उसमें। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके वाइफ की कितने महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है? जी 6 महीने की। 6 महीने, ऑलमोस्ट 24 से 25 हफ्ते इसका मतलब। जी 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 जी, इस तरह के बच्चे आपको सही बताया गया है कि इसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है। जी जी। और इस तरह के बच्चे को, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर से नीचे तक सारे ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड होते हैं। जी। और इन बच्चों का इंटेंसिव ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड नर्सरी यूनिट में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। जी। तो यस, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों में, सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हमने अपने हॉस्पिटल्स में ऐसे काफ़ी बच्चे ट्रीट किए हैं, और अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपका उपचार करेंगे। जी जी सर, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती ना उसमें? देखिए, 26 हफ्ते के बच्चे पे मैं अगर ये कहूँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती तो ये झूठ होगा। कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली होती हैं, बट हर चीज़ का पॉसिबल ट्रीटमेंट है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, बात करते हैं वापस से ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में, क्या होता है ये? जी, जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब कि बच्चा माँ के पेट में अपने पोटेंशियल तक ग्रो नहीं कर पाया। कॉमन रीजंस होते हैं कि माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, या मदर मान लीजिए स्मोक करती है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रही है जिसकी वजह से कॉर्ड के थ्रू बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। ऐसे बच्चे जब बाहर आते हैं तो वो एक तो वजन में कम होते हैं, प्लस ऐसे बच्चों में स्टार्टिंग के कुछ दिनों में सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है दूध ना डाइजेस्ट करने वाला। सर, हम आपको वापस से इंटरप्ट करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं।
हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? गोपाल सिंह राठौर। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। आपका सवाल बताएं। मैडम, सवाल ये है कि अभी सीपी बच्चों के लिए अभी हाइड्रो ये थेरेपी बता रहे हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी जी, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। सेल्स वापस जेनेरिक हो जाती है। गोपाल जी, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? आपका सवाल हमें समझ में नहीं आया है। जो सीपी बच्चे होते हैं मैडम, नहीं, मैं बता रहे हैं कि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देने से इन बच्चों को विशेष लाभ होता है। तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डॉक्टर साहब कुछ बता सकते हैं मैम? किस तरह के बच्चे में आप ये थेरेपी करना चाहते हैं? ये जो सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं जी, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे। जी जी जी, देखिए सेरेब्रल पैल्सी एक टोटली अलग ग्रुप ऑफ बीमारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं या जिनमें किसी कारण जो नहीं रो पाते हैं या किसी भी कारण से अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है तो उसके हाथ पैरों में अकड़न आ जाती है, जिससे हाथ पैर उसके स्टिफ हो जाते हैं। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक मोडालिटी है जो उनकी एक पैसिव मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ लिम्स कराती है, उनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेच करते हैं। बट ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ये एक रिकमेंडेड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। इसके रिजल्ट्स अभी इंडिया में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है, पर हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में जरूर हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज करते हैं। नहीं सर, अभी अपने एड आ रहे हैं कि जयपुर के अंदर भी ये कहाँ पर विद्याधर नगर के अंदर ये मल्टीप्लेक्स चैम्बर लगा रहे हैं जी, और उस चैम्बर के अंदर बता रहे हैं वो कुछ इंडिया के भी हमसे इनका कांटेक्ट खत्म हो गया है अभी। डॉक्टर साहब, अब बात करें अपन बच्चों में वायरल और अस्थमा की। वायरल जैसे भी मौसम चल रहा है, कंटिन्यू बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है। जिनका ट्रीटमेंट कराते हैं तो एक तो इनके आंखों में गीड़ आना, मतलब आंखें नहीं खुलना, बिल्कुल चिपक जाता है। ये क्या रीजन है? देखिए बड़े बच्चों में जैसे मैंने आपको बताया, छोटे बच्चों में आंखें चिपकने का कारण अलग होता है। बड़े बच्चों में यूजुअली आंखें इसलिए चिपकती हैं बिकॉज जब भी इनको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आंखों की जो लेयर होती है जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, और जब भी किसी बॉडी के किसी सरफेस पे इन्फ्लेमेशन होता है तो हमेशा वहाँ पे कुछ डिस्चार्ज आता है जिसकी वजह से आंख चिपक जाती हैं। जी बिल्कुल। हम हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम? पीएस माथुर। पीएस माथुर जी, बताइए आपका सवाल क्या है? मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेरा बच्चा जो था प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था उसका। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, अभी वो 7 साल का हो चुका है। उसको मेरे को वो निमोनिया का वैक्सीन जो आता है वो लगवाना था जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब मैं उसको लगाऊं तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह रहेंगे या कुछ बेनिफिट क्या रहेगा? नहीं, आपको अगर अभी तक आपने अपने बच्चे में न्यूमोकोकल का टीका नहीं लगवाया है तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आपको जरूर लगवाना चाहिए, बिकॉज जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनमें ये रिस्क और भी ज़्यादा होती है। एंड इनफैक्ट ये टीका जब बच्चा 1.5 महीने का था तब फर्स्ट डोज लग जानी चाहिए थी, बट अभी भी देर नहीं है। अगर अभी 1-1.25 साल का जैसा आपने बताया है तो अभी भी टीकाकरण हो सकता है और आपको शीघ्र से शीघ्र उसको न्यूमोकोकल निमोनिया के अगेंस्ट में टीका लगवाना चाहिए। अच्छा, कुछ साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं, इसके वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये भी एक गलत धारणा है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे कुछ फीवर आएगा या ये होगा, सूजन आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वैक्सीन एक सिंपल सी सुई होती है जो पैर में लगाई जाती है, उसकी वजह से बच्चा 2 या 3 मिनट तक क्लियर होएगा क्योंकि आप सुई लगाएंगे, उसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं होता है। एंड वैक्सीन टोटली सेफ होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। पीएस शर्मा जी, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभी डॉक्टर मनीष मित्तल, जो कि कोकून हॉस्पिटल के इस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अब हमारा समय बहुत कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें आज ये वार्तालाप यहीं पे बंद करना होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आने का और इतनी सारी जानकारी देने का। थैंक यू। दोस्तों, हम अगली बार आपसे फिर मिलते हैं एक और स्पेशलिस्ट के साथ में हमारे स्टूडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।
दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल आई हॉस्पिटल। आंखों के संपूर्ण जांच व इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीडना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT, एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर।